स्वागत है हमारे YouTube चैनल अनिल आर्ट्स क्लासेस में। तो चलिए आज हम लोग क्वेश्चन बैंक का सॉल्यूशन करेंगे वर्ष 2019 का और बोर्ड एग्जाम 2024 में जो बच्चे एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए काफी बेनिफिट क्वेश्चन है। आप लोग क्या करेंगे जल्दी से जल्दी क्या चलिए तो हम क्लास को स्टार्ट करेंगे। आप लोग ज्यादा से ज्यादा इस क्लास को देखेंगे और क्लास यदि अच्छा लगे तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए हम पहले क्वेश्चन पे आते हैं। आपका पहला क्वेश्चन कहता है वर्ष 2019 का क्वेश्चन कहता है कि सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था। आप लोग क्वेश्चन देखिए तब तक फिर हम मेरे साथ बताते इसका। चलिए तो क्वेश्चन कहता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो निवासी है उनको किस धातु का ज्ञान नहीं था। ऑप्शन ए में दिया सोना, चांदी, तांबा और लोहा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? लोहा हो जाएगा। इसका सही आंसर लोहा का ज्ञान नहीं था सिंधु घाटी सभ्यता के निवासियों को। तो ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा सही। बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता का जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस धातु का उपयोग करते थे। तो सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग हैं वो उपयोग करते थे तांबा के और टीन के। तांबा और टीन को मिलाने से एक मिश्र धातु बनता है जिसका नाम क्या होता है? कांसा। और कांसा का प्रयोग करते थे सिंधु घाटी सभ्यता के लोग ज्यादातर। ऐसा नहीं कि केवल कांसा का उपयोग करते थे, उपयोग सारे चीज का करते थे। सोना, चांदी, तांबा का भी उपयोग करते थे। तो सोना, चांदी, तांबा ये ज्यादातर सिंधु घाटी सभ्यता में अधिक मात्रा में रहता। तो ये व्यापार में मंगाया जाता था ये सब। लेकिन जो कांसा था, तांबा और टीन को मिलाने से मिश्र धातु बनता है जो कांसा, वो सिंधु घाटी सभ्यता के लिए सबसे ज्यादा बेनिफिट है। तो क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग ज्यादातर किसका उपयोग करते थे? तो कांसा का। किसका? कांसा का। और कांसा का खोज सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने किया था। इसलिए हम सिंधु घाटी सभ्यता को क्या कहते हैं? कांस्य युगीन सभ्यता कहते हैं। क्या कहते हैं? कांस्य युगीन सभ्यता कहते हैं। कांस्य युगीन सभ्यता कहते हैं, ठीक है। चलिए तो कांस्य युगीन सभ्यता कहते हैं किसको? सिंधु घाटी सभ्यता को। चलिए तो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो इसका आंसर सी हो जाएगा लोहा। लोहा का ज्ञान नहीं था। चलिए अगला क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता में जो विशाल स्नानागार है इसके अवशेष कहां से प्राप्त हुए? तो बात करते हैं जो विशाल स्नानागार है ये जो प्राप्त हुआ है रोपड़, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, लोथल। तो इसका सही उत्तर होगा मोहनजोदड़ो से विशाल स्नानागार प्राप्त हुआ है। अब बात करते हैं इस विशाल स्नानागार का उपयोग क्या था। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग इसका उपयोग सामान्यतः सामाजिक कार्यों में यानी जैसे कोई पर्व त्योहार के मौके पर इसका उपयोग किया जाता था। किसका? तो विशाल स्नानागार का। और ये जो विशाल स्नानागार है बात करते हैं यदि इसकी लंबाई की, इसकी लंबाई कभी कभी ये भी पूछा जाता है तो इसकी लंबाई कितना था? तो लंबाई था 39 फुट। कितना? 39 फुट। फिर बात करें यदि चौड़ाई की, इसकी जो चौड़ाई थी वो कितना था? तो 23 फुट। 23 फुट इसकी क्या थी? चौड़ाई थी। फिर बात करें यदि गहराई की तो गहराई जो है 8, कितना है? 8 फुट। चलिए 8 फुट। तो ये विशाल स्नानागार है जो मोहनजोदड़ो से मिले हैं। तो लंबाई जो 39 फुट और चौड़ाई 23 फुट और गहराई 8 फुट है। और इस विशाल स्नानागार का उपयोग सामान्यतः सामाजिक धार्मिक अनुष्ठानों के कार्य पर यह किया जाता था विशाल स्नानागार का। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? मोहनजोदड़ो से मिला है। किसका? तो विशाल स्नानागार के प्रमाण। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन देखिए लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? तो आप सभी को पता होगा कि लोथल जो है ये भोगवा नदी के किनारे स्थित है। और ये जो लोथल है ये भारत के गुजरात राज्य में स्थित है। कहां पर? गुजरात राज्य में, गुजरात में स्थित है। और लोथल किस लिए प्रसिद्ध है? तो ये सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह शहर है। क्यों? बंदरगाह शहर यानी कि यहाँ से बंदरगाह का प्रमाण मिला है, डॉकयार्ड या गोदीपारा का प्रमाण मिला है। इससे हमें यह पता चलता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे वो जल मार्ग द्वारा यानी समुद्री मार्ग से क्या करते थे? व्यापार करते थे, ठीक है। तो लोथल किस लिए प्रसिद्ध है? ये बंदरगाह शहर है। हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख बंदरगाह शहर कौन है? तो लोथल है, बंदरगाह शहर। चलिए तो इतने बातें आ जाए। बात कर लेते थे लोथल की खोज कब हुई? तो लोथल की खोज 1957 में हुआ था। किसके द्वारा खोज किया गया था? तो एस.आर. राव के द्वारा यानी रंगनाथ राव के द्वारा इसका खोज किया गया था। और ये गुजरात में भोगवा नदी के किनारे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? तो अगला अभी हम बताएं कि हड़प्पा सभ्यता जो ये कांस्य युग की सभ्यता है। और कांस्य युग की सभ्यता इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस सभ्यता में तांबा और टीन को मिलाने से एक मिश्र धातु बना था जिसका नाम था कांसा। इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं? कांस्य युग की सभ्यता कहते हैं। ऑप्शन नंबर जो बी हो जाएगा सही हो जाएगा, ठीक है। और सिंधु घाटी सभ्यता तो ये बात तो आपको पता ही होगा। इससे पहले भी सर बताए होंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पहला खोजा गया नगर जो था वो हड़प्पा था। इसलिए इसको क्या कहते हैं? हड़प्पा सभ्यता कहते हैं सिंधु घाटी सभ्यता को, ठीक है। चलिए अब बात कर लेते हैं सिंधु घाटी सभ्यता का जो काल है वो
कब से कब तक है। तो सिंधु घाटी सभ्यता के काल को लेकर ना बहुत सारे वैज्ञानिकों में सॉरी इतिहासकारों में मतभेद है। कोई कहते हैं इतना से इतना तक, कोई कहते हैं इतना से इतना तक, लेकिन ज्यादा मानने का कार्बन 14 पत्ती के अनुसार बात किया जाए तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो काल है वो 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व तक, 2500 बीसी से 1750 ईसी तक, लगभग 750 वर्षों की सिंधु घाटी सभ्यता भारत में फलती फूलती रही। उसके बाद इसका पतन होने लगा। तो याद रखिएगा कांस्य युग की सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता। और इससे भी बात करें यदि हड़प्पा सभ्यता कांस्य युग की और किस काल की सभ्यता है तो सिंधु घाटी सभ्यता आद्य ऐतिहासिक काल की, किस काल की है? आद्य ऐतिहासिक काल की सभ्यता इसको कहते हैं, आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल हम उस काल को कहते हैं जिसका कोई लिखित विवरण तो उपलब्ध होगा लेकिन उस लिखित विवरण को पढ़ने में सफलता नहीं मिला होगा। ये सिंधु घाटी सभ्यता को आपको पता होगा इसका लिपि तो मिला है, जिसके लिपि में मूल चिन्हों की विषय क्या सारी चीज है, लेकिन इसके लिपि को आज तक किसी भी विद्वान ने पढ़ने में सफलता नहीं किया है, सफलता नहीं पाई है। तो आज ऐतिहासिक काल की सभ्यता कौन है? तो सिंधु घाटी सभ्यता है, क्योंकि इसके इतिहास को पढ़ा नहीं गया, बस इसका स्रोत मिला, लिखित स्रोत है लेकिन पढ़ा नहीं गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए 5वां नंबर, इंडिका के लेखक कौन है? तो इंडिका के जो लेखक है वो कौन है? इसका लेखक मेगास्थनीज है। कौन? मेगास्थनीज। बात करते कौटिल्य, तो कौटिल्य ने अर्थशास्त्र लिखा है। क्या लिखा? अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र जिससे मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। मेगास्थनीज इंडिका लिखा है। मेगास्थनीज एक विदेशी था। अलबरूनी क्या लिखा है? तो अलबरूनी जो लिखा है आपका तहकीक ए हिंद या फिर किताब उल हिंद लिखा है। तहकीक ए हिंद, तहकीक ए हिंद, तहकीक ए हिंद कौन लिखा है? अलबरूनी लिखा है। ठीक है, चलिए यदि हम बात कर ले यदि इंडिका के लेखक कौन है तो मेगास्थनीज, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। और ये जो मेगास्थनीज ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में सेल्यूकस निकेटर का राजदूत बनकर 305 ईसा पूर्व में आया था और 205 ईसा पूर्व तक रहा। 205 ईसा पूर्व तक रहने के बाद इसने मेगास्थनीज ने एक और बात बताया था चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। लिखा है इंडिका में कि जो चंद्रगुप्त मौर्य का जो राजमहल है वो लकड़ी का बना था। ये बात मेगास्थनीज ने बताया था। तो बताया था मेगास्थनीज की चंद्रगुप्त मौर्य का जो महल है किसका बना था? लकड़ी का बना। तो और मेगास्थनीज कब आया था बता दें? 305 ईसा पूर्व में और 298 ईसा पूर्व तक रहा, उसके बाद चला गया। और मेगास्थनीज इंडिका लिखा और इंडिका के लेखक है मेगास्थनीज। इससे किसकी जानकारी मिलती है? तो मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। किसकी? मौर्य वंश या मौर्य कालीन इतिहास की जानकारी मिलती है। अर्थशास्त्र से भी हमें मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। किसकी जानकारी मिलती है? मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। और बात करें तहकीक ए हिंद से किसकी जानकारी मिलती है? तो ये जो अलबरूनी है ये भारत रेल में आया नहीं था, भारत इसको लाया गया था अलबरूनी को महमूद गजनवी जो कि एक लुटेरा था। उसने इसको 1024 ईस्वी में जाकर इसको बंदी बना लिया और बंदी बनाने के बाद ये मध्य एशिया का निवासी था। मध्य एशिया से इसको बंदी बनाने के बाद इसको भारत ले आया, क्योंकि ये जो विद्वान था अलबरूनी एक विद्वान था, लेखक था, ज्योतिष भी था। तो इसने भारत आया और भारत में आने के बाद ये पश्चिम उत्तर भारत का दौरा किया और दौरा यानी घूमा और उसके बाद तहकीक ए हिंद लिखा। किसके बारे में? तो महमूद गजनवी के बारे में लिखा और चला गया। 1048 ईस्वी में अलबरूनी की मृत्यु हो जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्या कहता है? गुप्त काल में कौन चीनी यात्री भारत आए थे? यानी गुप्त काल में भारत आने वाला चाइना का जो यात्री है वो कौन है? तो ऑप्शन ए में दिया इत्सिंग, बी में फाहियान और सी में वेनसांग और डी में इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा फाहियान। ये जो फाहियान है ये गुप्त काल में आने वाला चीनी यात्री है। आपको पता होगा ये फाहियान भारत कब आया था? ये भारत आया था 399 एडी में आया था और 414 एडी तक ये भारत रहा। कब तक रहा था? 414 एडी तक यानी भारत रहा था। ये किसके दरबार में आया था? तो ये जो फाहियान है ये भारत आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में। किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में। चलिए चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था कौन? फाहियान। ठीक है, 399 से 414 एडी तक रहा था भारत में। और इसने भारत रहा तो इसने क्या लिखा है? फोनोकी के ये रचना किया था। फोनोकी इसने किताब लिखा भारत में रहा था फोनोकी। तो फोनोकी के जो लेखक है वो कौन है? फाहियान है। इसके अलावा इसने अपना यात्रा वृत्तांत लिखा है। उस यात्रा वृत्तांत का नाम क्या है? जो फाहियान की यात्रा है। क्या नाम है? फाहियान की यात्रा है। फाहियान की यात्रा है। चलो अगले क्वेश्चन का बढ़ते हैं। फाहियान की यात्रा कौन लिखा है? तो फाहियान ने लिखा है। बात आ गई समझ में? चंद्रगुप्त द्वितीय जो कि गुप्त वंश का शासक था, इसे विक्रमादित्य भी कहते हैं। इसी के दरबार में आता कौन?
फाहियान। इसीलिए कहते हैं गुप्त काल में भारत आने वाला चीनी यात्री कौन है, तो फाहियान है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, पुराणों की संख्या कितनी है, तो आप सभी जानते होंगे कि जो पुराणों की जो संख्या है वो 18 है। कितना है, 18 है। तो ऑप्शन नंबर जो बी हो जाएगा सही हो जाएगा। ठीक है, और सबसे प्राचीन पुराण की बात करें, यदि ये पुराण है तो इस पुराण के जो रचयिता है वो कौन है। पुराण के रचयिता महर्षि लू महर्षि है और उनके पुत्र उग्रश्रवा है। दो व्यक्ति एक ही चीज के रचयिता कैसे है, तो हो सकता है मान लीजिए पुराण की जो रचना करते हैं महर्षि लोमहर्ष, उन्होंने रचना किया था और जो कुछ भाग बच गया था उनके मरने के बाद उनका पुत्र था जिसका नाम था उग्रश्रवा, उसने जो बचे कुछ भाग था उसको लिखकर पूरा कर दिया। तो पुराण के रचयिता कौन है, तो महर्षि लोमहर्ष और उनके पुत्र उग्रश्रवा है। और पुराण की जो भाषा है वो सरल संस्कृत है। क्या, सरल संस्कृत है। तो सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक पुराण की बात करें तो मत्स्य पुराण है। चलिए बात करते हैं पुराण की रचना किसने किया था, लोमहर्ष, लोमहर्ष एवं उग्रश्रवा। उग्रश्रवा और कोई नहीं, उसी का पुत्र था लोमहर्ष का। ठीक है, चलिए इसकी भाषा की बात करें तो सरल संस्कृत है। सरल संस्कृत उसको कहते हैं जिसको पढ़ना, दुष्ट संस्कृत को जिसको पढ़ना आसान। वेद की जो भाषा है वो प्राक संस्कृत है। प्राक संस्कृत मतलब कठिन संस्कृत होता है। सबसे प्राचीन पुराण की बात करें तो मत्स्य पुराण, मत्स्य पुराण। और 5 ऐसे पुराण है ना जिसमें की वंशावली पाई गई है। तो 5 पुराण कौन कौन है, मत्स्य पुराण है, विष्णु पुराण है, वायु पुराण है, ब्राह्मण पुराण है, भागवत पुराण है। इस 5 पुराण में वंशावली पाई गई है, यानी इससे किसी न किसी वंश के बारे में जानकारी मिलती है हमें। ठीक है, चलिए इतना जान गए पुराण के बारे में। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्या कहता है, महाभारत की रचना किस भाषा में हुई है, तो महाभारत की रचना आप सभी को पता है संस्कृत भाषा में हुई है। ऑप्शन नंबर के हो जाएगा सही, संस्कृत भाषा में महाभारत की रचना हुई है। बात करें यदि महाभारत के रचयिता कौन है, तो वेद व्यास या महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। तो वेद व्यास जो है ये महाभारत के रचयिता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और महाभारत की बात करें यदि हम, महाभारत में कितने श्लोक है अभी, तो महाभारत में श्लोक वर्तमान में जो श्लोक है 1,02,17 है। कितना है, श्लोक है अभी, अभी महाभारत में श्लोक कितना है, 1,02,17, 1,02,17। ठीक है, चलिए महाभारत में अध्याय कितना है, तो अध्याय की बात करें तो 1948 अध्याय है। अध्याय तो महाभारत में कितने अध्याय है, 1948 है, और 1948 अध्याय है। और ये जो महाभारत ये क्या है, तो दुनिया का सबसे बड़ा महाकाव्य है। दुनिया का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन है, तो महाभारत है। श्रीमद् भगवत गीता के महत्व पर किसने विचार व्यक्त किया है, तो श्रीमद् भगवत गीता से प्रभावित लोग बहुत सारे, महात्मा गांधी, एनी बेसेंट, बाल गंगाधर तिलक, ये सारे जो है क्या है, विवेकानंद, ये सब क्या है, तो श्रीमद् भगवत गीता से क्या प्रभावित लोग हैं, तो महात्मा गांधी, विवेकानंद, बाल गंगाधर तिलक, इनमें से सभी, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी ने विचार व्यक्त किया श्रीमद् भगवत गीता पर। श्रीमद् भगवत गीता क्या है, तो आपको हम बताए हैं कि जो महाभारत का सर्वाधिक शिक्षाप्रद भाग है, सबसे अधिक शिक्षा वाला भाग कौन है, श्रीमद् भगवत गीता है। ऑप्शन नंबर श्रीमद् भगवत गीता, और इसका आंसर क्या होगा, डी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। श्वेतांबर और दिगंबर का संबंध किस धर्म से है, तो श्वेतांबर और दिगंबर का जो संबंध है वो जैन धर्म से। किससे, जैन धर्म से। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। इसी में बात करें श्वेतांबर किसको कहते हैं और दिगंबर किसको कहते हैं, तो ये श्वेतांबर और जैन दिगंबर ये जैन धर्म की दो शाखा है। और ये बात करें श्वेतांबर, तो श्वेत वस्त्र धारण करने वाले को श्वेतांबर कहा जाता है, और दिगंबर जो कि नग्न रहता था, और बाद में दिगंबर जो है वो क्या करने वाला, दिगंबर को मानने वाला क्या करने लगा, तो वो गेरुआ वस्त्र धारण करने लगा, लेकिन पहले नग्न रहता था। तो श्वेतांबर दिगंबर का संबंध जैन धर्म से। बौद्ध धर्म की बात करें तो एक है हीनयान और महायान, हीनयान और महायान, हीनयान महायान। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांतों में नया सिद्धांत क्या जोड़ा, तो महावीर स्वामी जो है वो पार्श्वनाथ के सिद्धांत में नया सिद्धांत क्या जोड़ा, सत्य, अहिंसा, अत्यय, अपरिग्रह। ये 4 सिद्धांत जो है कौन दिया था, पार्श्वनाथ ने दिया था। सत्य, अहिंसा, अत्यय, अपरिग्रह, पार्श्वनाथ। लेकिन महावीर स्वामी ने ब्रह्मचर्य जोड़ा था। ऑप्शन नंबर जो बी हो जाएगा सही हो जाएगा। ब्रह्मचर्य कौन जोड़ा था, महावीर स्वामी। बात करती महावीर स्वामी और पार्श्वनाथ की। पार्श्वनाथ जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर है, क्या है 23वें तीर्थंकर। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर है। तो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन है, महावीर स्वामी है। और 23वें कौन है, तो 23वें जो है आपके तो है ये पार्श्वनाथ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पे बढ़ते हैं।
अगला, आईन अकबरी के लेखक कौन है? तो जो आईन है अकबरी है, इसके लेखक कौन है? ऑप्शन ए में दिया है हुमायूं, अकबर, अबुल फजल या फैजी। इसका सही आंसर होगा अबुल फजल। अबुल फजल ने आईन अकबरी और अकबरनामा की रचना किया है। आईन अकबरी कोई अलग से किताब नहीं है, आईन अकबरी कोई अलग किताब नहीं है, अकबरनामा का ही एक खंड है आईन अकबरी, और इसकी रचना अकबरनामा की रचना अबुल फजल ने किया है, और उसी का भाग है आईन अकबरी। तो सिंपल सी बात है, आईन अकबरी के जो लेखक है कौन है? अबुल फजल है। आईन अकबरी से हमें किसकी जानकारी बात मिलती है? तो मुगल वंश की कृषि से संबंधित जानकारी मिलती है आईन अकबरी का, ठीक है। और अबुल फजल ने एक और किताब लिखा है अकबरनामा। क्या लिखा? अकबरनामा। अकबरनामा। अकबरनामा, इस अकबरनामा से अकबर के बारे में हमें जानकारी मिल जाती है, ठीक है। ये हुमायूं क्या है? तो मुगल वंश का दूसरा शासक है हुमायूं, और अकबर यानी मुगल वंश का वास्तविक संस्थापक कहते हैं। चलिए, तो आईन अकबरी के लेखक अबुल फजल है। अगले क्वेश्चन पर बढ़ जाते हैं। तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम किस मुगल सम्राट ने किया था? तो तंबाकू का सेवन सबसे पहले अकबर ने किया था। कौन किया था? अकबर। ये जो तंबाकू है ये भारत में नहीं होता था, तंबाकू पुर्तगालियों द्वारा लाया गया था भारत में, पुर्तगालियों ने तंबाकू को लेकर आया था, और सबसे पहले इसका सेवन यानी तंबाकू को किया था कौन? तो अकबर ने तंबाकू खाया था 1604 ईस्वी में। तो 1604 ईस्वी में तंबाकू को प्रयोग किया था अकबर, और 1604 ईस्वी में प्रयोग किया, और 1605 में अकबर टपक गया। 1605 में यानी अकबर की मृत्यु हो गई थी। 1604 में क्या किया? तंबाकू का सेवन, और 1605 में मर गया। चलिए, यदि बात करें बाबर की, तो बाबर मुगल वंश का क्या संस्थापक है। इसने पानीपत के प्रथम युद्ध जीतने के बाद इब्राहिम लोदी को हराने के बाद क्या किया था? भारत में मुगल वंश की नींव डाल के स्थापना किया था। जहांगीर की बात करें तो जहांगीर के काल को मुगल चित्रकला का स्वर्ण काल कहते हैं। जहांगीर ऐसा चित्रकार था कि ये कहता था कि यदि एक ही चित्र का यदि 10 भाग यानी 10 चित्रकार ने बनाया है, तो हम ये देखकर पता कर लेंगे कि कौन सा भाग किसने बनाया है, क्योंकि जहांगीर के समय में चित्रकला का सबसे अधिक विकास हुआ था। शाहजहां तो शाहजहां के समय में मुगल स्थापत्य कला का यानी जो भवन इमारत जो है ये सब शाहजहां के समय में ज्यादा बना था। शाहजहां के समय बेरोजगारी ज्यादा थी, इसीलिए इसने क्या किया? स्थापत्य कला का सर्वाधिक विकास किया था, ठीक है। तो मुगल चित्रकला का स्वर्ण काल पूछे तो जहांगीर, और मुगल स्थापत्य कला का स्वर्ण काल पूछे तो शाहजहां, और अकबर तंबाकू का सेवन किया था अकबर मुगल वंश का वास्तविक संस्थापक। चलिए आगे बढ़ते हैं। इतना बात हम बोल देते हैं, सारा बात लिखते नहीं, आप याद रखिएगा। अकबर ने टोडरमल को दीवान अशरफ कब नियुक्त किया? दीवान अशरफ यानी जो टोडरमल है ये अकबर का वित्त मंत्री था, और अकबर ने टोडरमल को जो दीवान अशरफ नियुक्त किया था कब किया था? तो 1582 में नियुक्त किया था, 1582 में। चलिए, तो इसका आंसर क्या होगा? ए नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 1582 में अकबर ने क्या किया था? तो टोडरमल को दीवान अशरफ नियुक्त किया था। अगला देखते हैं, भारत का प्रथम मुगल शासक कौन है? तो भारत का प्रथम मुगल शासक जो है बाबर है, तो बाबर, और इसी ने मुगल वंश का स्थापना भी किया था। लेकिन मुगल वंश के वास्तविक संस्थापक बात करें तो वो है अकबर। कौन? अकबर जो मुगल वंश के वास्तविक संस्थापक है। बात करते हैं बाबर, तो बाबर का पूरा नाम तो जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर है, वो पूछा जाता है। ये मुगल वंश का संस्थापक है। इसने स्थापना कब किया था? मुगल वंश की, मुगल वंश के संस्थापक, मुगल वंश के कौन है? संस्थापक कौन है? तो बाबर है। चलिए, और बात करें मुगल वंश की स्थापना कब हुई थी? इस मुगल वंश की स्थापना 1526 ईस्वी में हुआ था, 1526 एडी में हुआ। आगे बढ़ते हैं। अकबर क्या? तो मुगल वंश के वास्तविक संस्थापक है, मुगल वंश के वास्तविक संस्थापक। चलिए, इतना बात याद रखेंगे। आगे बढ़े। फतेहपुर सीकरी को किसने राजधानी बनाया था? तो फतेहपुर सीकरी जो है इसको राजधानी बनाने वाला जो शासक है वो है आपका अकबर। कौन है? अकबर। अकबर ने फतेहपुर सीकरी को क्या बनाया था? राजधानी बनाया था। इससे पहले बात करते बाबर की, जहांगीर के, शाहजहां की। तो बाबर के समय में जो राजधानी थी वो कहां था बताइए? चलिए आगे बढ़ रहे हैं। तो बाबर क्या कहते हैं? फतेहपुर सीकरी को राजधानी बनाने वाला शासक यदि पूछे तो कौन है? अकबर है। अकबर का शासनकाल जान लीजिए, ये पूछा जाता है अकबर का शासनकाल कब से कब तक है। तो इसका जो शासनकाल है 1556 से लेकर 1605 ईस्वी तक इसका शासनकाल है, 1556 से 1605। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है? अकबर ने दीन इलाही कब प्रारंभ किया? तो अकबर ने दीन इलाही कब प्रारंभ किया था? तो दीन इलाही प्रारंभ किया था 1582 ईस्वी में दीन इलाही प्रारंभ किया था। ऑप्शन नंबर जो डी हो जाएगा सही हो जाएगा। ये जो दीन इलाही है क्या है? ये धार्मिक मामला है,
ये दीन इलाही है, इसमें सभी धर्म के लोगों को क्या करते हैं, अकबर बुलाकर उसमें धर्म मामले पर विचार विमर्श करता था। तो ये दीन इलाही है, प्रारंभ किया था 1582 में अकबर। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ा जाए। 1562, 64, 63, तो 1564 इंपोर्टेंट क्या है, इसमें जजिया का समाप्त हुआ था। तो जजिया कर समाप्त, जजिया कर को समाप्त कर दिया 1564। ये क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट है, पूछेगा जजिया कर कब समाप्त किया गया, तो 1564 में, और दीन इलाही का 1582 में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। औरंगजेब ने अपने जीवन का अंतिम भाग कहाँ बिताया। तो औरंगजेब जो है अपने जीवन का अंतिम भाग जो बिताया था दक्षिण भारत में बिताया था। कहां पर, दक्षिण भारत। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही, दक्षिण भारत में बिताया था। चलिए देखिए अगले, रूस में भारत विद्या का जनक किसको कहा जाता है। तो रूस में भारत विद्या का जनक जीएस देव को कहा जाता है। किसको, जीएस देव को रूस में भारत विद्या का जनक कहा है। इसमें इन्होंने जो जीएस देव है, इन्होंने यात्रा वृत्तांत लिखा है हिंदुस्तानी ग्रामर। हिंदुस्तानी ग्रामर इन्हीं का क्या है, तो यात्रा वृत्तांत है, जीएस देव का है। और उसमें इन्होंने क्या किया, भारत विद्या का जनक कहा जाता है रूस में जीएस देव जी को। चलिए आगे बढ़ते हैं, ज्यादा टाइम नहीं लेगा। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, हम्पी नगर किस साम्राज्य से संबंधित है। ये जो हम्पी नगर है ये संबंधित है आपका विजयनगर साम्राज्य से। किससे, विजयनगर साम्राज्य से हम्पी नगर संबंधित है। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। किस नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, डी। चलिए बात करते हैं बहमानी साम्राज्य। तो बहमानी साम्राज्य विजयनगर साम्राज्य के समय था, गुप्त साम्राज्य पहले था, उससे भी पहले मौर्य साम्राज्य था। ठीक है, मौर्य साम्राज्य बहुत ही इंपॉर्टेंट है, गुप्त साम्राज्य इंपॉर्टेंट है, और विजयनगर साम्राज्य, बहमानी साम्राज्य उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, चलिए तो यदि बात करें मौर्य साम्राज्य के संस्थापक की, तो कौन है, चंद्रगुप्त मौर्य है। कौन है, चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य। गुप्त साम्राज्य के संस्थापक श्रीगुप्त है। श्रीगुप्त जो है गुप्त साम्राज्य के संस्थापक है। और विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक पूछे तो कौन है, हरिहर एवं बुक्का है। कौन, हरिहर और बुक्का। हरिहर एवं बुक्का, ये दोनों भाइयों ने क्या किया था, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किया था। अगला देखिए गोपुरम का संबंध है। तो गोपुरम का जो संबंध होता है मंदिरों के प्रवेश द्वार से होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही, मंदिरों के प्रवेश द्वार से गोपुरम का क्या है, संबंध है। अगला देखिए निम्न में से महिला संत थी। तो महिला संत इनमें से कौन है, मीरा भी है, अंडाल भी है, कराइकल भी है। तो दिए गए ऑप्शन में इनमें से सभी हो जाएगा। महिला संत में यदि बात करें तो तीनों के तीनों है, मीरा, अंडाल, कराइकल सभी है महिला संत। अगला देखिए तलवंडी किसका जन्म स्थान है। तो तलवंडी जो है जन्म स्थान है गुरु नानक देव का। गुरु नानक देव का तलवंडी जन्म स्थान है। और ये जो गुरु नानक है ये सिख धर्म के संस्थापक है। सिख धर्म के प्रथम गुरु भी कौन है, तो गुरु नानक है। तलवंडी में इनका जन्म कब हुआ था, बात करें तो इनका जन्म 1469 ईस्वी में हुआ था। 1469 एडी में तलवंडी में गुरु नानक जी का जन्म हुआ था। ठीक है, तलवंडी पंजाब पाकिस्तान में पड़ता है, ये भारत में नहीं पड़ता, पाकिस्तान में पड़ता। निजामुद्दीन औलिया किस सूफी सिलसिले से संबंधित है। तो शेख निजामुद्दीन औलिया का जो संबंध है वो किस सिलसिला से संबंधित है, सुहरावर्दी, कादरी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि जो शेख निजामुद्दीन औलिया है ये संबंधित किस सिलसिला से, तो ये चिश्ती सिलसिला से संबंधित है। चिश्ती सिलसिला, चिश्ती सिलसिला से संबंधित है। शेख निजामुद्दीन औलिया का जो संबंध है वो किससे, चिश्ती सिलसिला से। शेख निजामुद्दीन औलिया का दरगाह पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। शेख निजामुद्दीन औलिया का जो दरगाह है वो कहाँ है, दिल्ली में है। कहाँ पर, दिल्ली में। तो ये दोनों क्वेश्चन याद रखिएगा, चिश्ती सिलसिला और दिल्ली। ऑप्शन में दिएगा नहीं है चिश्ती सिलसिला, इसलिए इनमें से कोई नहीं आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन को देखते रहते हैं, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है। तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की जो दरगाह है वो शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह अजमेर में। कहां पर, अजमेर में। अजमेर जो कि राजस्थान में पड़ता है। कहां पर, राजस्थान में पड़ता है। यहीं पर इनकी क्या है, दरगाह है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की। ठीक है, दिल्ली में बात करें तो शेख निजामुद्दीन औलिया जी है। शेख निजामुद्दीन औलिया, शेख निजामुद्दीन औलिया, शेख निजामुद्दीन औलिया का दरगाह ये इंपोर्टेंट है, दिल्ली में है। अजमेर में किसका है, तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती, शेख मोइनुद्दीन मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह कहाँ है,
तो बात करते हैं शेख मुनीम चिश्ती का दरगाह अजमेर में, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। इब्न बतूता ने अपनी यात्रा का विवरण किस भाषा में लिखा है? तो इब्न बतूता जो है अपनी यात्रा का विवरण किस भाषा में लिखा है? अरबी भाषा में लिखा है। किस भाषा में? अरबी भाषा में। यदि बात करें इब्न बतूता ने क्या लिखा है अपनी यात्रा बेटा, तो किताब उर रेहला, किताब उर रेहला, किताब उर रेहला। और ये किताब उर रेहला के अलावा भी लिखा है, क्या लिखा है? सफरनामा लिखा है। क्या लिखा है? सफरनामा। रेहला और सफरनामा किसका यात्रा वृत्तांत है? तो बात करेंगे इब्न बतूता का है। रेहला और सफरनामा किसका है? तो इब्न बतूता का, और ये अरबी भाषा में लिखा है। ये इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आया था 1300, कब आया था? 1342 में आया था इब्न बतूता। कब आया था? 1342 में इब्न बतूता। चलिए आगे बढ़े। सॉरी 1333 में इब्न बतूता 1342 में चला गया था। 1333 से 1342 में ये चला गया था। 1333 में आया था। इब्न किसके दरबार में? मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आया था। इसका आंसर अरबी भाषा में जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सर। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अलबरूनी किसके साथ भारत आया था? तो हम पहले ही बताए थे अलबरूनी किसके साथ भारत आया था? महमूद गजनवी के साथ। ऑप्शन ए हो जाएगा सही, महमूद गजनवी के साथ आया था अलबरूनी भारत। महमूद गजनवी एक लुटेरा था। मोहम्मद गौरी, ये मोहम्मद गौरी, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच आपको पता होगा तराइन का युद्ध, ठीक है। तैमूर, मोहम्मद बिन कासिम, ये मोहम्मद बिन कासिम क्यों है इंपोर्टेंट? तो ये बात करते हैं भारत पर आक्रमण करने वाला पहला मुस्लिम शासक, भारत पर आक्रमण करने वाला पहला मुस्लिम शासक, भारत पर आक्रमण करने वाला पहला मुस्लिम शासक, करने वाला पहला मुस्लिम शासक, पहला मुस्लिम शासक। तो भारत पर आक्रमण करने वाला पहला मुस्लिम शासक कौन है? तो मोहम्मद बिन कासिम। भारत पर, बिहार पर नहीं। यदि पूछे बिहार पर आक्रमण करने वाला पहला मुस्लिम शासक कौन है, तो बख्तियार खिलजी। बिहार पर, बिहार स्पेशल जब बीपीएससी एग्जाम देते तो वहां पर पूछा जाता है कि बिहार पर आक्रमण करने वाला पहला मुस्लिम शासक बख्तियार खिलजी है। लेकिन भारत पर पूछेगा तो मोहम्मद बिन कासिम। आपसे भारत पर ही पूछेगा, बिहार पर नहीं पूछेगा। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा इसका आंसर? अलबरूनी किसके साथ भारत है? महमूद गजनवी के साथ। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए संथाल विद्रोह किस वर्ष हुआ था? संथाल विद्रोह कब हुआ था बताइए? तो इसका सही उत्तर होगा 1832 है, 41 है, 51 है, 53 है। संथाल विद्रोह कब हुआ था? चलिए इसका आंसर हो जाएगा संथाल विद्रोह कब हुआ था? तो 1853, 1853 में, 1855 56 में संथाल विद्रोह होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर नहीं दिया, 1853 दिया, ठीक है। तो आगे बढ़ते इसका आंसर। चलिए देखते हैं अगला। कार्नवालिस कोड कब बना? ये कार्नवालिस कोड कब बना था? तो 1793 बना था कार्नवालिस कोड। और ये लॉर्ड कार्नवालिस को भारत में अस्थायी बंदोबस्त का जनक कहा जाता है। लॉर्ड कार्नवालिस के नाम देखिए, जिसके आगे अंग्रेजों के आपके आगे नाम के आगे लॉर्ड काहे लगा है? लॉर्ड क्यों लगा? क्यों? इसके पीछे क्या कारण है आप ये जानते हैं कभी? तो कार्नवालिस के आगे भी लॉर्ड है, बहुत सारे, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कार्नवालिस, लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड क्यों लगा है? मुझे पता होगा ब्रिटेन की जो सांसद है उसमें दो को सदन है, एक है हाउस ऑफ लॉर्ड और एक है हाउस ऑफ कॉमन्स। तो जो हाउस ऑफ लॉर्ड के जो सदस्य होता है उसको लॉर्ड लगा दिया जाता है। जैसे कार्नवालिस हाउस ऑफ लॉर्ड का सदस्य था, इसलिए इसके आगे नाम क्या है? क्या? लॉर्ड लगा है। जिसके नाम के आगे लॉर्ड लगा होगा अंग्रेज के, समझ लीजिए वो ब्रिटेन के संसद के हाउस ऑफ लॉर्ड का सदस्य रहा होगा, तभी लॉर्ड लगा है। तो कार्नवालिस कोड की बात करें तो 1793 में बना था, और कार्नवालिस को अस्थायी बंदोबस्त का जनक कहते हैं। अस्थायी बंदोबस्त का जनक, अस्थायी बंदोबस्त का जनक कहा जाता है, ठीक, कार्नवालिस को कहा जाता है। चलिए हम लोग 30 नंबर क्वेश्चन तक कर लिए, आगे देख लेते हैं थोड़ा क्वेश्चन क्या है। महालबाड़ी व्यवस्था किसके द्वारा लागू किया गया? तो महालबाड़ी व्यवस्था के जो जनक है लागू किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन ए में दिया मार्टिन बर्ड, कैप्टन रीड, मुनरो या बुकानन। तो इसका सही आंसर होगा मार्टिन बर्ड। क्या होगा? मार्टिन बर्ड। तो इसका आंसर होगा मार्टिन बर्ड के द्वारा महालबाड़ी व्यवस्था क्या था? लागू किया गया, ठीक है। रहितवाड़ी व्यवस्था के तो कैप्टन रीड एवं थॉमस मुनरो जो ये रहितवाड़ी व्यवस्था के जनक है, लेकिन मालवाड़ी व्यवस्था के जनक मार्टिन बर्ड है। अगला देखते हैं। पटना में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व कौन कर रहा था? सिंपल सी बात, पीर अली जो है ये पटना से क्या कर रहे थे? 1857 के विद्रोह का नेतृत्व कर रहे थे। और ये पीर अली एक पुस्तक विक्रेता है। क्या पुस्तक? यानी जो दुकानदार थे, पुस्तक किताब उताब बेचने वाले थे, कौन? पीर अली साहब। इन्होंने 1857 का विद्रोह नेतृत्व किया, कहां से? पटना। नवाब वाजिद अली शाह की बात करें तो नवाब वाजिद अली शाह अवध
के दबाव थे और इन्हीं के समय में अवध को कुशासन का आरोप लगाकर हड़प लिया गया। वीर कुंवर सिंह तो ये बिहार के जगदीशपुर से नेतृत्व कर रहे थे 1857 के विद्रोह का। चलिए आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था? तो 1857 के विद्रोह का जो तात्कालिक कारण की यदि हम बात करें तो वो था चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग। एनफील्ड राइफल के कारण ही चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग जो था, इसी के कारण क्या हुआ था? 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण था। तो 1857 के विद्रोह का कारण बहुत सारा था, सामाजिक कारण, धार्मिक कारण, आर्थिक कारण, बहुत सारा कारण था, लेकिन जो तत्काल में कारण बना वो चर्बी वाला कारतूस का प्रयोग बना। क्या बना? तो 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण। ये सब भी कारण था, सती प्रथा का अंत, व्यपगत का सिद्धांत, इनमें से कोई नहीं गया। इसका सही आंसर होगा सी नंबर, ऑप्शन सही हो जाएगा। 1857 का विद्रोह कब हुआ था? आराम बताइए तो 10 मई 1857 को 1857 का विद्रोह का स्टार्ट हो रहा है। कहां से? मेरठ से स्टार्ट हो गया। चलिए, लेकिन तिथि निर्धारित किया गया था 31 मई को। अगला क्वेश्चन, द ग्रेट रिवोल्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? द ग्रेट रिवोल्ट नामक पुस्तक के जो लेखक है वो है आपके पट्टाभी सीतारामैया, अशोक मेहता, जेम्स आउटरम या रॉबर्ट्स। इसका द ग्रेट रिवोल्ट नामक पुस्तक के जो लेखक है वो कौन है? अशोक मेहता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। द ग्रेट रिवोल्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? अशोक मेहता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अधिकार किया? तो पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार किया था 1510 में। देखिए, पुर्तगाली सबसे पहले भारत में आया, सबसे लास्ट में गया। अंग्रेज आजाद करके कब चला गया? 1945 में। लेकिन पुर्तगाली कब गया था? ये सब गया था 1961 में। 1961 में पुर्तगाली गया था भारत से। 19 दिसंबर 1961 को गोवा को पुर्तगालियों के क्षेत्र अधिकार क्षेत्र से छुड़ाया गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में आने वाले प्रथम पुर्तगाली कौन थे? तो प्रथम पुर्तगाली वास्को डी गामा है। वास्को डी गामा भारत कब आया था? 20 मई 1498 को भारत आया था। 20 मई 1498 को वास्को डी गामा भारत आया था। फिर बात करेंगे ये दूसरी बार कब आया था? फिर दूसरी बार आया था 1502 में भारत आया था दूसरी बार। और वास्को डी गामा दूसरी बार 1502 में, पहली बार वास्को डी गामा कब आया था? 1498 में। ठीक है, चलिए, और इसने वास्को डी गामा आया भारत किसके? तो केरल के कालीकट बंदरगाह पर आया था वास्को डी गामा। केरल के कालीकट बंदरगाह पर आया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। राजा जामोरी ने इसका स्वागत भी किया था। अगला क्वेश्चन, 7 द्वीपों का नगर किसे कहा जाता है? 7 द्वीपों या 7 टापुओं का नगर पूछे तो इसका सही उत्तर होगा मुंबई। मुंबई को क्या कहा जाता है? 7 द्वीपों का नगर कहा जाता है बंबई को। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। कोलकाता, गोवा, ये सारा बात जानते ही है पहले से। अगला, फोर्ट विलियम किस शहर में स्थित है? तो जो फोर्ट विलियम है कलकत्ता में है। कहां पर? कोलकाता में फोर्ट विलियम। अंग्रेजों के किलेबंद बस्ती को फोर्ट विलियम के नाम से जाना जाता है। ये जो फोर्ट विलियम है इसका निर्माण कब हुआ था? फोर्ट विलियम का निर्माण 1781 में हुआ था रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा। किसके द्वारा? रॉबर्ट क्लाइव। लॉर्ड क्लाइव कहते हैं, रॉबर्ट क्लाइव कहते हैं। इसी के द्वारा फोर्ट विलियम का निर्माण किया गया था कलकत्ता में। ठीक है, अगला क्वेश्चन, गेटवे ऑफ इंडिया किस शैली का उदाहरण है? तो गेटवे ऑफ इंडिया जो है इंडो सारा सैनिक शैली का उदाहरण है। किसका? इंडो सारा सैनिक शैली का उदाहरण है गेटवे ऑफ इंडिया। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है? तो ये मुंबई में है। कहां पर है? मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया पड़ता है, मुंबई में। ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी हो जाएगा सही, इंडो सारा सैनिक शैली। चलिए, महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ? तो आप सभी को पता होगा ये क्वेश्चन। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को हुआ था। कहाँ हुआ था? तो पोरबंदर, गुजरात में। कहां पर? गुजरात के पोरबंदर में। गुजरात पोरबंदर। चलिए आगे बढ़ते हैं। चंपारण सत्याग्रह का संबंध किस राज्य से? तो चंपारण सत्याग्रह का जो संबंध है वो बिहार राज्य से। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। चंपारण सत्याग्रह का संबंध बिहार राज्य से है। चंपारण सत्याग्रह क्या है? तो ये चंपारण सत्याग्रह के नेतृत्व किसने किया था? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी इसके नेता थे। महात्मा गांधी नेता थे चंपारण सत्याग्रह के। लेकिन किसके आग्रह पर चंपारण सत्याग्रह हुआ था? तो चंपारण सत्याग्रह हुआ था राजकुमार शुक्ल के आग्रह पर। किसके? राजकुमार शुक्ल के आग्रह पर। ठीक है, और महात्मा गांधी नेतृत्व किया। और महात्मा गांधी का भारत में पहला सत्याग्रह कौन था? चंपारण सत्याग्रह था। बात करें चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था?
तो 1917 में हुआ था। 1917 में क्यों हुआ था चंपारण में? तो चंपारण में अंग्रेजों ने 3 कठिया प्रणाली लागू कर दिया था। 3 कठिया प्रणाली क्या था? तो 20 कट्ठा के 3 कट्ठा जमीन पर 20 कट्ठा पे यानी 3/20 पर नील की खेती करना क्या कर दिया था? अनिवार्य कर दिया था। फिर भी किसान कर रहे थे, लेकिन विरोध कब हुआ ना, जब किसानों का जो नील है वो खरीदा नहीं गया, तब जाकर इसका क्या हुआ? विरोध हुआ था। तो जाकर चंपारण सत्याग्रह हुई थी 1917 में महात्मा गांधी के नेतृत्व में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका होगा कि बिहार से संबंधित है, बिहार का चंपारण। असहयोग आंदोलन किस वर्ष हुआ था? असहयोग आंदोलन हुआ था 1920 से 22 तक असहयोग आंदोलन चला था। 1930 में क्या हुआ था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ? 1920-30 में। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन 1942। चलिए 1920 में कौन सा आंदोलन? असहयोग आंदोलन, असहयोग आंदोलन, असहयोग आंदोलन। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? दिल्ली चलो का जो नारा दिया था सुभाष चंद्र बोस ने दिया था, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो का नारा दिया था। ठीक है, अगला, बंगाल की विभाजन की घोषणा किस वर्ष हुई थी? तो बंगाल विभाजन की जो घोषणा हुई थी 1905 में हुई थी। बात करें थी बंगाल विभाजन किसने करवाया था? तो लॉर्ड कर्जन, ये लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन करवा दिया, लॉर्ड कर्जन। ठीक है, 1905 में। मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई? मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुआ था? तो 1906 में हुआ था मुस्लिम लीग की स्थापना। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। मुस्लिम लीग की स्थापना 30 दिसंबर 1906 को हुआ था। कहां हुआ था मुस्लिम लीग की स्थापना? तो ढाका में हुआ था। ढाका कहां पड़ता है? बांग्लादेश में पड़ता है। इसके संस्थापक की बात करें तो आगा था और सलीम उल्लाह था, आगा था और सलीम उल्लाह था, इसके अध्यक्ष थे, संस्थापक थे। आगा खान और सलीमुल्लाह खान जो है क्या करते थे? इसके संस्थापक थे मुस्लिम लीग के। 30 दिसंबर 1906 की इसकी स्थापना हुई ढाका में, संस्थापक आगा खान और सलीमुल्लाह खान। अगला, द्वितीय विश्व युद्ध किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? सेकेंड वर्ल्ड वॉर प्रारंभ कब हुआ था? तो 1 सितंबर 1939 को द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हो चुका था। द्वितीय विश्व युद्ध कब तक चला? तो ये चला था 1945 तक, 2 सितंबर 1945 तक द्वितीय विश्व युद्ध चला था, 6 वर्ष तक चला था। ठीक है, चलिए, और द्वितीय विश्व युद्ध किसके बीच हुआ था? मित्र राष्ट्रों और दूरी राष्ट्रों के बीच द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था। आगे बढ़ते हैं, पाकिस्तान शब्द किसने दिया है? बताइए, पाकिस्तान शब्द देने वाला जो व्यक्ति है चौधरी रहमत अली है। कौन? चौधरी रहमत अली। ये किस विश्वविद्यालय के छात्र थे? क्वेश्चन ये पूछा जाता है। तो चौधरी रहमत अली कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के छात्र थे, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के छात्र, विश्वविद्यालय के छात्र थे। कौन? चौधरी रहमत अली। इन्होंने ही पाकिस्तान शब्द गढ़ा था, चौधरी रहमत अली। ठीक है, भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? ये जो प्रारूप समिति है इसके अध्यक्ष डॉक्टर BR अम्बेडकर यानी भीमराव अम्बेडकर। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। प्रारूप समिति का गठन पूछे तो 29 अगस्त 1945 को प्रारूप समिति का गठन हुआ था। बात करें थी इसमें सदस्य की तरह तो सदस्य 7 होते। कौन कौन सदस्य थे? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, एन गोपाल स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, मोहम्मद सादुल्लाह, के मुंशी, और उसके बाद बात करें तो एन माधवराव और टीटी कृष्णामाचारी। ये 7 सदस्य थे प्रारूप समिति के। ठीक है, इसके अध्यक्ष भीमराव अम्बेडकर थे। और प्रारूप समिति ने संविधान सभा को अपना रिपोर्ट कब दिया? तो पहला रिपोर्ट दिया था 21 फरवरी 1948 को। 21 फरवरी 1948 को प्रारूप समिति ने संविधान सभा को अपना पहला रिपोर्ट दिया था, प्रकाशन दिया था। प्रारूप समिति का काम क्या था? तो संविधान के प्रारूप को तैयार करना, यानी हमारा संविधान कैसा हो ये प्रारूप तैयार कौन करता था? प्रारूप समिति तैयार करते। अगला देखिए, पाकिस्तान का प्रथम प्रधानमंत्री कौन था? तो मोहम्मद अली जिन्ना, लियाकत अली, इकबाल मोहम्मद या मौलाना आजाद। इसका सही आंसर होगा लियाकत अली। जो है ये पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री थे। मोहम्मद अली जिन्ना प्रथम गवर्नर जनरल थे पाकिस्तान के, प्रथम
गवर्नर जनरल, पाकिस्तान के प्रथम गवर्नर जनरल कौन? तो मोहम्मद अली जिन्ना। लेकिन पाकिस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री लियाकत अली। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, आपका 50 क्वेश्चन वर्ष 2019 में जितने क्वेश्चन पूछे गए थे वो आपके कंप्लीट हो गए। चलिए तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक कितना के लिए जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक। मिलेंगे अगले क्लास में, ठीक है।